Naman Radhika, all of you. Now I am going to explain the story, The Rat Trap of your book, the fourth chapter of Flamingo in हिंदी। इस पाठ के शीर्षक का हिंदी अर्थ चूहेदानी होता है। कहानी का आरंभ एक ऐसे गरीब व्यक्ति से आरंभ होता है जिसका नाम पेडलर होता है और जो घूम घूम के चूहेदानी बेचता है, यानी हाकर जैसा वो चूहेदानी बेचता है। यह व्यक्ति कूड़े कबाड़ से मटेरियल संग्रह करके स्वयं चूहेदानी बनाता है। कभी कभी इसके लिए वो चोरी भी कर लिया करता है और उसे डोर टू डोर बेचता है। यह इतना गरीब है कि छोटी मोटी चोरी अक्सर कर लिया करता है और अपनी आजीविका के लिए कभी कभी भीख का भी सहारा ले लेता है। यह हमेशा इस विचार में खोया रहता है कि यह दुनिया का कितना अभागा व्यक्ति है। एक बार उसके मन में एक विचार आया कि यह पूरी दुनिया एक बड़ी चूहेदानी की भांति है और सारे मनुष्य जो है चूहे के समान है, यानी शिकार के समान है। सभी सुख सुविधाएं जो हैं वो मनुष्य के लिए चारा का काम करती हैं। जिस तरह से चूहे के लिए पनीर का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा रख के एक बेड टाइप रख दिया जाता है, चारा टाइप रख दिया जाता है और चूहा उसमें फंस जाता है, उसी तरह से मनुष्य के लिए जो सुख संपत्ति है वह एक बेड के तौर पर है, एक चारा के तौर पर। उसी में मनुष्य इस दुनिया रूपी चूहेदानी में फंस जाता है और आगे दुख झेलता है। हर रात पेडलर को एक नए आश्रय की तलाश होती थी, क्योंकि उसका स्वयं का कोई भी आश्रय स्थल था ही नहीं। एक शाम को एक झोपड़ी में उसे ठहरना पड़ा। झोपड़ी का मालिक का नाम क्रॉफ्टर था। क्रॉफ्टर मीन्स होता ही है बाड़े वाला, यानी बाड़े का मालिक। यद्यपि क्रॉफ्टर भी अकेला जीवन व्यतीत करता था और ऐसे में यदि कोई आगंतुक आ गया तो यह बड़ा खुशी होने की बात थी उसके लिए कि चलो आज मेरा अकेलापन दूर करने वाला कोई व्यक्ति आ गया। उसने बड़ा ही उसका आवा भगत किया और रात्रि को अच्छे खासे पकवान बना के उसको खिलाया। और इस दौरान रात्रि में यानी ढेर सारी बातें उन्होंने की। आधी रात तक दोनों जगते रहे, अपने अपने बारे में उन लोगों ने बात किया। और आगे क्रॉफ्टर ने बताया कि पिछले महीने वो अपने दूध बेचने से क्रीमर के वहाँ से, यानी क्रीमर की दुकान से करीब 30 करोड़ की कमाई की। करोड़ मीन्स होता है स्वीडिश मनी को कहते हैं, स्वीडन के रुपये को कहते हैं। और यह सब वो बता करके फिर वो 30 करोड़ उसको दिखाया भी कि देखो मैंने यह 30 करोड़ पिछले महीने आमदनी किया है। और फिर उस करोड़ को बैग में रख दिया। और यह सब चीज़ जो यह पेडलर था, यानी चूहेदानी बेचने वाला था, यह सब चीज़ देख रहा था। और फिर सुबह यह क्रॉफ्टर अपने गाय को खिलाने पिलाने में व्यस्त हो गया और पेडलर अपने रास्ते निकल लिया। परंतु कुछ समय बाद पेडलर वापस आ गया और अभी क्रॉफ्टर झोपड़ी के बाहर ही था कि वह चुपके से उसकी झोपड़ी में प्रवेश कर गया और बैग में रखे 30 करोड़ को लेकर के निकल लिया। और वो ऐसे रास्ते से निकलना चाहता था जहाँ से कोई उसे देख न पाए, इसलिए उसने स्वयं जंगल का रास्ता पकड़ लिया और वह जंगल के रास्ते में फंस गया। जब बाहर निकलने का प्रयास करता था तो फिर उसी रास्ते पर घूम करके आ जाता था, यानी भटक गया था। और ऐसे वह इतना ज़्यादा परेशान हुआ कि लास्ट में उसे सेंसलेस हो जाना पड़ा। और इस दौरान उसने यह महसूस किया कि मैं भी इस 30 करोड़ रुपये चारा में फंस गया और मैं भी एक तरह से इस दुनिया के सुख सुविधाओं में आखिरकार फंस ही गया। और यह सब सोचते हुए वो बेहोश हो गया। फिर आगे होश में आने पर वह एक लोहे की मिल यानी फैक्ट्री में पहुंच जाता है और वह रात्रि को वहीं रुकने का प्लान बनाता है।
तभी एक असामान्य घटना घटती है। मिल का जो मालिक होता है उसे अपना पुराना दोस्त निल्स ओलाफ समझ लेता है, जो सेना में रेजिडेंट में अधिकारी होता है, यानी कैप्टन टाइप होता है। यद्यपि पेडलर उसे जानता तक नहीं है, यानी मिल मालिक को नहीं जानता है, लेकिन उसके मन में है कि यदि यह गलतफहमी का शिकार हो गया है मेरे बारे में, मुझे दोस्त अपना समझ लिया है, तो यह कुछ पैसे वैसे दे करके मेरा मदद ही करेगा और ये सब ठीक रहेगा। इसी लालसा से पेडलर उससे अपना परिचय छिपाए रखता है और यह महसूस करा देता है कि हाँ, ये मैं तुम्हारा पुराना ही दोस्त हूँ। ये सब बातें चलते हुए आगे वह मिल का मालिक कहता है कि तुमने रेजिमेंट को छोड़ करके अच्छा नहीं किया, बहुत ही बड़ा गलती किया। उसने फिर कहा तुम्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसकी यह दशा नहीं होती, वह इस तरह से कपड़े में, गंदे कपड़े में इधर उधर नहीं घूमता। पेडलर को कहता है। पेडलर को लोहे के मास्टर के स्थान पर जाना अच्छा नहीं लगता है। वह एक पुराने सैनिक के बड़े घर में जाने का विचार से भयभीत हो जाता। उसने निर्णय ले लिया कि उसके पास चोरी के पैसे भी थे। यद्यपि जो मिल का मालिक था उससे बार बार बुला रहा था कि हमारे घर पर चलो, तुम यहाँ क्या रह रहे हो, तुम मेरे पुराने दोस्त हो, लेकिन वो जाना अच्छा नहीं समझा। सोचा कि हो सकता है कि मेरे पास 30 क्रोनर भी है, कहीं पैसे को लेकर के ही फंस जाए, कोई बात हो जाए, इसलिए वहाँ जाना वह उचित नहीं समझता था। लोहे के मालिक को अपने दोस्त की दयनीय स्थिति के बारे में सब चीज़ पता था, इसलिए उसने उसे यह कहकर सहज बनाने की कोशिश की कि उसे अपने घर आने के लिए स्वतंत्र महसूस करना चाहिए, क्योंकि उसका घर एक साधारण है। उसने उससे ये भी कहा कि उसकी पत्नी अब मर चुकी है और एक मेरी केवल बेटी भर है, और वो भी दोनों बेटे जो है मेरे विदेश में बस गए हैं। इसलिए क्रिसमस मनाने के लिए, आगे क्रिसमस का त्यौहार भी था, इसलिए वह बार बार अपने वहाँ क्रिसमस की दावत पर उसे आमंत्रित कर रहा था, जो कंपनी का मालिक था। लेकिन पेडलर किसी तरह से बातें टाल रहा था। हालांकि जो मिल का मालिक था, आयरन मिल का मालिक था, उसने कई बार आमंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन पेडलर उसका निमंत्रण अस्वीकार कर देता था। अंत में वह एक लोहार जिसका नाम अस्टर्जनस्ट्राम रहता है, कहता है कि कैप्टन वान स्टाले, यानी जो समझता है वह मिल का मालिक पेडलर को समझता है कि यह वान स्टाले हैं, यह फोर्स में उसके साथ रहना चाहता था। फिर वह हंसा और चला गया, लेकिन लोहार जानता था कि वह कुछ छिपा रहा है। आधे घंटे के अंतराल के बाद आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को भेजा। उसने कहा, बेटी तुम जाओ, मेरे पुराने दोस्त हैं, उनको किसी तरह से मना के ले आओ। लोहे के मालिक की जो बेटी थी वह बहुत ही चतुर थी और एक बड़ा फर वाली कोट लेकर के जाती है। वो एक विनम्र लड़की है, शर्मीली लड़की है। और जब वह मिल में पहुंचती है तो अभी लोहार अपने काम में व्यस्त होते हैं, अपने बेंच पर बैठे हुए हैं, लोहे का काम चल रहा होता है। वह पैदल जाती है और अपनी टोपी उतार देती है। पेडलर एक आंख खोलकर सो गया होता है। जैसे ही उसने उसे देखा वह चौंक गया और उछल पड़ा। उसने खुद एडला विलियम्स के रूप में पेश किया और उस कठिन समय में के बारे में सुनकर महसूस हुआ जो वह सामना कर रहा था। उसने उसे समझाया कि वह अपने पिता की अनुमति से उसे घर ले जाने के लिए आई थी। एडला को पेडलर के प्रति सहानुभूति थी, लेकिन फिर उसने देखा कि उसके डर के पीछे का कारण यह हो सकता है कि या तो उसने डकैती की है या जेल तोड़ करके भगा है। इसलिए उसने कहा कि वह किसी भी समय अपने घर को छोड़ने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वह चाहती थी कि वह क्रिसमस की पूर्व संध्या पर परिवार के साथ यहाँ पर निमंत्रित हों और हमारे घर पर आएँ। यानी ये लड़की किसी भी तरह से चाहती थी कि एडला
हमारे घर आएँ, यानी वो पेडलर जो थे वो हमारे घर आएँ और कुछ दिन तक रहें, ऐसी मेरी भी इच्छा है और पिताजी की भी इच्छा है। इस तरह से यह पहला भाग ख़त्म हुआ। अब आगे दूसरा भाग बताऊंगा। नमन राधिका, ऑल ऑफ यू। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी द रैट ट्रैप। आगे मिल मालिक की बेटी जिसका नाम एडला विलियमसन था, वह मिल मालिक के कहने पर किसी तरह से पेडलर को अपने साथ घर ले आती है। उसे अपने फर वाली कोट वगैरह पहनाकर, अब वह काफ़ी अच्छा दिख रहा था, इस तरह के बना करके ले आती है। लेकिन पेडलर उसके घर आकर यह महसूस कर रहा था कि जैसे उसने कोई बड़ा अपराध किया हो और जिसके लिए उसे दंडित किया जाना हो। उसने अपने आप को कोसा, कहा कि काश वह क्रोनर नहीं चुराया होता तो आज इसके घर इतना असहज अर्थात इंटॉलरेंट नहीं महसूस करता। नेक्स्ट डे क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। आयरन मास्टर अपनी बेटी से विचार विमर्श कर रहा था कि हम लोगों को कुछ अच्छा करना चाहिए, खासकर पेडलर के लिए, अर्थात उसे कुछ जॉब वगैरह खोजना चाहिए उसके जीवन यापन के लिए, क्योंकि यह तो मेरा पुराना मित्र है। इसी दौरान उनकी बेटी एडला कहती है कि यह पेडलर यात्री तो हाव भाव से अशिक्षित दिख रहा है, लेकिन उसके पिता आयरन मास्टर कहते हैं कि व्यक्ति की परिस्थिति व्यक्ति को ऐसा बना देती है। उन्होंने कहा वह साफ सुथरा कपड़ा पहन लेगा तो बदल जाएगा, अर्थात शिक्षित दिखेगा। जब ये दोनों उसके बारे में अभी चर्चा ही कर रहे थे कि तभी पेडलर कमरे में प्रवेश कर लिया। उसने स्नान कर लिया था, साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे, पैरों में जूते पहन रखे थे। अब वह बहुत साफ सुथरा और स्पष्ट दिख रहा था। लेकिन आयरन मास्टर अब उसे पहचान लिया कि यह तो मेरा मित्र नहीं है। दरअसल उसने फैक्ट्री में रात्रि के अंधेरे में पहचानने में भूल कर दी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। लेकिन अब उसे साफ सुथरा कपड़े में देख करके स्पष्ट पहचान गया कि यह मेरा मित्र नहीं है, जिसने कैप्टन के रूप में रेजिमेंट से रिजाइन दे दिया था। उसने कहा तुम तो एक अजनबी व्यक्ति हो और जल्दी बताओ तुम कौन हो, नहीं तो मैं अभी पुलिस को तुरंत बुलाऊंगा। मुझसे तुमने यह सब चीज़ें क्यों छिपाई? अपनी पहचान छिपा के रखा था, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। आगे पेडलर उससे कहता है कि गलतफहमी आपको हुई थी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, इसलिए इस विषय में मुझे दोषी ठहराया जाना उचित नहीं है। पेडलर ने कहा कि मैंने तो फोर्ज यानी लोहे की मिल में, यानी आपकी फैक्ट्री में केवल रहने की भीख मांग रहा था और मैंने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। हाँ, मैंने आपका कपड़ा पहनना है सो निकाल देता हूँ और पुराना जो मेरा अपना स्वयं का कपड़ा था वो मैं पहन लेता हूँ। आगे आयरन मास्टर फिर कहता है कि नहीं, मैं शेरिफ कहते हैं फौजदार को, दरोगा वगैरह को, मैं शेरिफ को बुलाना चाहता हूँ। इस पर पेडलर काफ़ी नाराज़ होता है और कहता है कि हो सकता है कि मैं कुछ भी गलती न करते हुए भी जेल में कैद हो जाऊँ, बंद हो जाऊँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एक दिन वह भी यानी आयरन मास्टर भी इसी तरह से फंस सकता है, क्योंकि यह दुनिया ही जेल खाना है। सभी किसी न किसी चारे की वजह से फंसते हैं। फिर लोहे का मालिक उसकी बातों से खुश हो जाता है और शेरिफ को बुलाने का फैसला त्याग देता है, लेकिन वह पेडलर को तुरंत घर से निकलने का आज्ञा देता है। अब आगे उसकी लड़की एडला उसे रोक देती है। वह गरीब की मदद करना चाहती है और क्रिसमस के अवसर पर खासकर पेडलर को खुश करना चाहती है, इसलिए उसने अपने पिता की आज्ञा के खिलाफ दरवाज़ा बंद कर दिया और उसे रोक लिया। एडला कहती है कि ऐसे अवसर पर हमें किसी गरीब व्यक्ति को खुश रखना चाहिए। यह बेचारा जिस दरवाजे पर गया होगा भगा दिया गया होगा, ऐसे में इसका सम्मान करना चाहिए। इस पर उसके पिता आयरन मास्टर जो है का जवाब उनको नहीं मिल रहा था कि अपनी बेटी का क्या जवाब दूं। उसने बस इतना ही कहा कि चर्च के पुजारी की भांति समझाना बंद करो
और चेतावनी दिया कि इसका उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरह से पिता की सहमति बनते देख एडला ने पेडलर को खाना दिया। पेडलर भी खाने लगा और उस लड़की के इरादों के बारे में कन्फ्यूज था कि उसने उसे क्यों रोका। आगे वह भोजन के बाद गेस्ट रूम में सोने चला गया। फिर दोपहर को उठा, दोपहर का भोजन किया और जीवन में प्रथम बार सुख शांति वो महसूस कर रहा था। रात्रि को उसने सभी को धन्यवाद दिया, कैंडल वगैरह जला तो उसमें उसने पूजा भी किया। इस पर एडला ने पेडलर से कहा कि कपड़े उसे पहनने के लिए क्रिसमस का उपहार के रूप में दिया गया है, इसलिए वह उसे अपने साथ रख सकता है। उसने उसे अगले क्रिसमस पर भी अपने परिवार में आने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। इस पर पेडलर को कोई जवाब नहीं मिल रहा था। अगले सुबह पिता पुत्री चर्च में सेवा के लिए चले गए और पेडलर अभी गेस्ट रूम में सोया ही था। वहाँ जब चर्च में ये लोग पहुँचे तो उन लोगों को पता चलता है कि एक चूहेदानी विक्रेता ने क्रॉफ्टर के पैसे चुरा लिए हैं। इस पर आयरन मास्टर अपनी बेटी को कोसने लगता है और कहता है कि तुमने एक चोर को पनाह दिया है और अब वह हमारे घर भी अवसर पाकर चोरी कर लिया होगा। वे दोनों किसी तरह से भगे भगे घर आते हैं और अपने नौकर से पेडलर के बारे में पूछते हैं और ये भी कहते हैं कि जो गेस्ट रूम में व्यक्ति था वह चोर आदमी था, वह है कि नहीं, कहाँ गया। तो इस पर नौकर कहता है कि वो तो चला गया और एक उपहार का डब्बा छोड़ के गया है। इस पर एडला उस क्रिसमस उपहार को खोलती है। वह बहुत टाइटली बंद था, उसको किसी तरह से फाड़ के खोलती है तो उसमें एक उसे छोटी सी चूहेदानी मिलती है और 10-10 के 3 नोट यानी 30 क्रोनर रुपया भी उसको मिल जाता है और एक उसमें पत्र मिलता है। जब पत्र को पढ़ने लगती है तो उसमें लिखा रहता है कि मेज़बानी के लिए धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने जो भी किया जैसे कि वह असली कप्तान था। बदले में उसने एक चूहेदानी उपहार में दिया और उसने चोरी के उस पैसे को उस वृद्ध व्यक्ति को वापस करने का अनुरोध किया और कहा कि आप तो ऐसी शख्सियत हैं कि उसे एक पेडलर से एक कप्तान के रूप में अपनी स्थिति बढ़ाकर चूहेदानी से मुक्त कर दिया। अंत में उसने कप्तान वान स्टानले के रूप में इस पर यानी इस पत्र पर दस्तखत किया। इस तरह से इस कहानी का अंत हो जाता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।